Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter is banking. वही banking की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं हम. इसमें हमने अभी तक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल तक हमने डिस्कस कर लिया. आज देखते हैं आगे क्या डिस्कस करते हैं. Now comes qualitative instruments of credit control. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल करने के बाद में अब बारी आती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल या मनी कंट्रोल. ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अब होते क्या हैं? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करता है ये इंस्ट्रूमेंट्स को क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये वैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कुछ सेक्टर्स के इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं. सबके ऊपर एक रैंडम नहीं होता है, कुछ सेक्टर्स के ऊपर वो फोकस करते हैं. उनमें हमारी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्रेडिट कंट्रोल की वो डिस्कस करेंगे, ये आएंगे. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों टाइप की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. ठीक है, तो चलो ये फर्स्ट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कम्स इज मार्जिन कंट्रोल रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होता है ये इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड. ये मार्जिन रिक्वायरमेंट वो होता है जो आपने अगर आप लोगों ने कभी अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया हो, ये बात कभी पूछी हो कि जब वो लोन लेते हैं तो उनको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है. अगर वो उन्होंने बड़ा लोन लेना है उनको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है. तो क्या वो सिक्योरिटी जो लोन उन्होंने लेना है और जो सिक्योरिटी जो वो दे रहे हैं उन दोनों के डिफरेंस में कुछ फ़र्क है या नहीं है? अब ये देखो उसमें फ़र्क होता है. हमारी जो सिक्योरिटी जो हम ऑफ़र करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और जो हमारा लोन हम ग्रांट करता है जो हमारे को कमर्शियल बैंक उसकी वैल्यू कम होती है. उसका डिफरेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट. ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. ए पर्सन ने लोन अप्लाई किया, लेट इट बी फॉर 50 लाख रुपीज़. 50 लाख रुपीज़ के लिए उन्होंने लोन अप्लाई किया और उन्होंने जो अपनी सिक्योरिटी ऑफ़र की है उसके लिए सिक्योरिटी जो ऑफ़र की है उन्होंने वो उसकी करंट वैल्यू मान लो आप लगा लो 75 लाख है. आप देखो जो इसमें मार्जिन जो आपकी सिक्योरिटी हमने दी है, उसने ए ने ऑफ़र की है बैंक को, वो 75 लाख रुपीज़ की उसकी करंट वैल्यू है और लोन जो उसने अप्लाई किया है वो 50 लाख रुपीज़ का है. अब देखो 75 लाख और 50 लाख के बीच में 25 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है. ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं हम. जो हमने वैल्यू जो हमने सिक्योरिटी जो ऑफ़र की है उसकी करंट वैल्यू और जो हमने लोन जितने के लिए ऑफ़र किया है उन दोनों का जो डिफरेंस है उसका हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट. अब ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इससे आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल कर सकता है. अब वो देखते हैं हम कैसे करते हैं. ये देखो आप नीचे मैंने एक फ़्लो चार्ट की हेल्प से जैसे अभी तक आपको सारी कोशिश की है उससे समझाऊं तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट भी मैं उसी से समझा रही हूँ आपको. अब देखो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ता है, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको 75 लाख की हमारी सिक्योरिटी है और 50 लाख रुपीज़ का लोन है, 25 लाख है. अगर हमारी वो मार्जिन हमारा ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हमारा मार्जिन ज़्यादा है तो हमारे को सिक्योरिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी और हमारे को अमाउंट लोन का कम मिलेगा. तो इसका मतलब क्या है? डिमांड हमारी कम हो जाएगी क्रेडिट की क्योंकि हमारे को महंगा लोन मिल रहा है. जब हमारी डिमांड क्रेडिट की कम हो जाएगी तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कम सप्लाई करेंगे क्रेडिट लोगों को क्योंकि लोग मांगेंगे ही. डिमांड ही कम है तो सप्लाई भी तो कम ही होगी ना. फिर कमर्शियल बैंक्स के पास इतनी डिमांड है ही नहीं, उनकी सप्लाई भी कम होगी. उसके कारण क्या हो, हमारी सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में जो है वो कम होगी.
क्योंकि जब अब आपके पास क्रेडिट ही नहीं है, लोग उधार लोन ही नहीं लेंगे, कम लोन लेंगे, तो आपकी मनी की सप्लाई जो है इकोनॉमी में ओवरऑल कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो ऐसे हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री ऐसे इसको यूज़ करता है और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। अब मान लो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, पहले केस में हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट 75 लाख का सिक्योरिटी थी और 50 लाख का लोन हमने अप्लाई किया। अब मान लो अगर वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देता है, 75 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी पे आपको 70 लाख रुपीज़ का लोन मिल जाता है अगर, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको जो लोन है वो सस्ता मिल रहा है। लोन सस्ता मिलेगा तो क्या होगा, क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। जब सस्ती चीज़ मिलेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी कमर्शियल बैंक ज़्यादा करेगा, लोन वो ज़्यादा देगा। जब सप्लाई ज़्यादा देगा तो इकोनॉमी में सप्लाई मनी की ज़्यादा हो जाएगी, पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में। सप्लाई मनी जब ज़्यादा इकोनॉमी में सर्कुलेट होगी तो हमारी डिफ्लेशन से डिफ्लेशन की सिचुएशन हमारी कंट्रोल होगी। अगर हमने आरबीआई ने इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, और अगर आपकी डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आ गया हमारा राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट हमारा अलग नेक्स्ट मेथड आ गया, सेकंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आ गया क्रेडिट कंट्रोल का। राशनिंग ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट राशनिंग बेसिकली इज अ मेजर यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू लिमिट और डिनाई द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय फिक्सिंग क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। जो हमारी डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए जो आपकी एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक क्रेडिट कोटा फिक्स कर देता है कि इतना ही लोन आपको मिलेगा, उसी लोन की सप्लाई बढ़ा देता है, ये कम कर देता है फॉर पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। तो वो जो मेथड है दैट इज़ योर क्रेडिट राशनिंग। इसमें बेसिकली बेटे ये क्या होता है कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो क्रेडिट कोटा फिक्स करता है कुछ स्पेक्यूलेटिव तक, मतलब चेक करने के लिए अपनी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़। अब स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ आपकी वो होती है जिस चीज़ में अब आज की डेट में आप कोई एसेट खरीदते हो, कोई चीज़ आप खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, कोई भी सामान आप खरीदते हो with the motive to sell them in future to earn profits। इन चीज़ों को हम स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ कहते हैं। नॉर्मली वैसे ज़्यादातर ये राशनिंग ऑफ क्रेडिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए, के ऊपर चेक रखने के लिए यूज़ करता है। बट ये क्रेडिट कोटा और भी बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए यूज़ करता है। डिफरेंट इसमें सबके लिए एक जैसा नहीं होता, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ऊपर ये अप्लाई होता है, कुछ के ऊपर नहीं अप्लाई होता। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब इससे भी हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों कंट्रोल हो जाती है। अब वो देखो कैसे होती है। अब देखो मैंने आपको पहले बोला डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, अगर किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस हो गई है तो उसके कारण क्या होगा, जब क्रेडिट राशनिंग मतलब एक कोटा फिक्स हो गया क्रेडिट कोटा, तो सप्लाई जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी क्रेडिट सप्लाई जो है कम हो जाएगी। क्रेडिट सप्लाई कम होगी तो सप्लाई ऑफ मनी भी इकोनॉमी में कम होगी। ऑब्वियसली जब क्रेडिट की सप्लाई कम होगी है तो मनी सप्लाई कम होनी है, उसके कारण हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही अगर उसके ऑपोजिट चलो, कोई किसी एक्टिविटी के ऊपर, बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर क्रेडिट राशनिंग लगी हुई है, क्रेडिट कोटा फिक्स हुए हैं, अगर हम विड्रॉ कर देते हैं, क्रेडिट कोटा अब कोई नहीं है, उसको हम विड्रॉल कर लें हमने क्रेडिट राशनिंग का, तो उसी कारण क्या हुआ, उस एक्टिविटी के लिए कमर्शियल बैंक ज़्यादा सप्लाई करेंगे क्रेडिट को जब वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, हमारी डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इस तरीके से दोनों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्रेडिट राशनिंग से ऐसे सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री कंट्रोल करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर। ठीक है, थर्ड कम्स मॉरल सुएशन। अब मॉरल सुएशन एक ऐसा मेथड है
अलग नेक्स्ट मेथड है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो है यूज़ करके अपना इकोनॉमी की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है या क्रेडिट को कंट्रोल करता है। A moral suasion in this method, the central bank uses its moral influence on the commercial banks. It includes the advice, suggestion, request, and persuasion with the commercial banks to cooperate with the central banks. Inflation or deflation in the country can be controlled with this instrument. अब ये कौन सा मेथड है? मॉरल सुएशन के मेथड में क्या होता है, इसके बीच में कुछ वो एज सच जो है सेंट्रल बैंक कोई अपना कोई मतलब किसी चीज़ में कोटा फिक्स नहीं करता है या किसी चीज़ की मार्जिन नहीं बढ़ाता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं यूज़ करता है, बट वो एक कहता है कि अपना एक मॉरल इन्फ्लुएंस या अपने वो कमर्शियल बैंक्स को मॉरली वो अपग्रेड करता है कि आप जो एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट या जो भी वो परसुएशन जो भी उसकी सेंट्रल बैंक जो भी अपनी गाइडलाइंस दे रहा है, जो भी अपनी गाइडलाइंस देता है कमर्शियल बैंक्स को, टू फॉलो दैट गाइडलाइंस सो दैट एंड आस्क द कमर्शियल बैंक्स टू cooperate with the central bank so that the economy should be in a stable position, inflation or deflation is controlled in the economy. ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली, अब जैसे सेंट्रल बैंक क्या कहता है, जब हमारे को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, जब हमारे को इन्फ्लेशन की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सिचुएशन आ रही है, हमने उसको कंट्रोल करना है, मींस मनी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, तो उस टाइम में कमर्शियल बैंक्स को अपने आप वो लोन्स को रिस्ट्रिक्ट कर लें। और जब डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, मतलब पैसा नहीं है इकोनॉमी में, उस टाइम वो लिबरल हो जाए लोन्स देने में, सो डैट दोनों आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों की सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाए। ठीक है बच्चे, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.